Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your 13th lecture of chemical reactions and equations for class 10th. And this is also last lecture. Okay. So in this lecture we will understand the effects of oxidation reductions in everyday life. क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एवरीडे लाइफ में. ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल एज वेल एज फूड. ऑक्सीडेशन क्या करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है और डैमेज कर देता है मेटल्स को और फूड को, मतलब जो हमारे धातु होंगे या खाना होगा उसको ख़राब कर देता है ऑक्सीडेशन होने से, है ना. द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल्स इज स्टडीड एज corrosion एंड दैट ऑन फूड इज स्टडीड एज रेंसिडिटी. जो ऑक्सीडेशन होता है किसी मेटल का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, corrosion हो गया. और किसी फूड का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी हो गया, मतलब सड़ गया, ख़राब हो गया. Thus there are two common effects of oxidation reaction which we observe in daily life. दो कॉमन रिएक्शंस हैं, ये दो कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम लोग डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ऑब्जर्व कर रहे हैं. एक तो कोई चीज़ क्या हो जा रही है, corrosion हो जा रहा है. डेली नहीं होता है, corrosion लगने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. कहीं भी जाएंगे आप, कुछ चीज़ें corrosion रहेगी, कहीं कुछ मेटल corrosion हो जाएगा, मतलब जंग लग जाएगा, है ना. और रेंसिडिटी ऑफ फूड को हम देखते हैं कि छोड़ देंगे तो कुछ दिन तक, तो एक दो दिन में तो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है. वी विल नॉट डिस्क्राइब दीज टू इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन सम व्हाट डिटेल. अब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन होता है तो कैसे होता है. प्लीज़ note that the oxidation involved in the corrosion of metals as well as rancidity of food is caused naturally by the oxygen present in air. जो नेचुरली ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंस है, मतलब ऑक्सीजन की जो एयर में प्रेजेंस है उसकी वजह से नेचुरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. किसका, या तो मेटल का या तो फूड का. द ऑक्सीडेशन कॉज्ड बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर इन सम टाइम्स ऑल्सो नोन एज एरियल ऑक्सीडेशन. तो जो मतलब आपके एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से अगर किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं. corrosion क्या होता है देख लेते हैं हम लोग. अब दो चीज़ है ना, corrosion एंड रेंसिडिटी. तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, corrosion क्या होता है. corrosion इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटेन अप. क्या किया जा रहा है, मेटल को खा लिया जा रहा है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बाय द एक्शन ऑफ एयर. corrosion क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल को खा ले रहा है धीरे धीरे, कौन, एयर के एक्शन द्वारा, है ना. मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस. या तो मॉइस्चर हो और या तो केमिकल हो, सच एज एसिड हो, मतलब मेटल पे एसिड डाल दीजिए तो भी हो जाएगा corrosion उसका. मॉइस्चर आ जाए तो भी corrosion हो जाएगा. एयर के साथ वो रिएक्ट कर ले तो भी corrosion आ जाएगा. यानी मेटल को इस सब चीज़ों से बचा के रखना है. अभी देखेंगे. corrosion is caused mainly by the oxidation of metals by the oxygen of air. ठीक है, ये चीज़ हम देख लिए हैं. rusting of iron metal is the most common form of corrosion. सबसे कॉमन फॉर्म क्या है, मेटल का जो रस्टिंग लग जाना, उसके ऊपर जंग लग जाना, यही जो है corrosion का सबसे कॉमन फॉर्म है. आयरन का, आयरन आप लोग देखते होंगे लोहे की सीढ़ी उड़ी रहती है, तो उसमें अगर आप एक साल तक कुछ ना कराई देखें तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, corrosion आ जाएगा. ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसीलिए ग्रेजुअल बोला है. When an iron object is left in damp air for a considerable time, considerable मतलब अत्यधिक, ज़्यादा समय के लिए हम खुले हवा में छोड़ दें, it gets covered with a red brown flaky substance called rust. तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, आयरन को काफ़ी दिन के लिए एयर के साथ छोड़ दें खुला हुआ, तो उसके ऊपर फ्लैकी सब्सटेंस लग जाता है जिसको क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है. During the corrosion of iron or rusting of iron, iron metal is oxidized by the oxygen of air in the presence of water. जो एयर में ऑक्सीजन है और एयर में ह्यूमिडिटी होती है बेटा, मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से उस पर रस्टिंग लग रही है. टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट. अच्छा, होता क्या है बच्चों, आपको देखने में लगता है कि हाँ जंग लग गया है, लेकिन वो लगता कैसे है वो केमिस्ट्री बताएगी आपको. मान लीजिए आयरन थी, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जंग नहीं देगा. आयरन भी हो, ऑक्सीजन भी हो और एयर में वाटर भी प्रेजेंट हो, H2O वाटर के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये मतलब
क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी मतलब वेपर्स के फॉर्म में रहेगा, है ना, या छोटे छोटे ड्रॉप्स के फॉर्म में रहेगा, बहुत माइन्यूट ड्रॉप्स। तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। और क्या देगा, Fe2O3.XH2O। अब इस फॉर्म को हम लोग 12th में जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आएगा बच्चों। अभी के लिए आप लोग बस ये जानिए XH2O का मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब वहाँ पे हम जाएंगे देखेंगे तो कुछ लाइगेंट होता है ना, कुछ आपका 12th में हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, कुछ आयनाइजेशन स्फीयर होगा, किसी की कुछ डेंसिटी होगी, है ना। ये सारी चीज़ें जब हम लोग पढ़ लेंगे तब वहाँ पे समझ में आएगा ये .XH2O का मतलब क्या था। अभी के लिए बस इतना समझिए कि आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है और साथ में वाटर भी उसके साथ लग गया, है ना। तो इस तरीके का कुछ कंपाउंड बनेगा Fe2O3.XH2O। XH2O क्या है, ये नंबर ऑफ X क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। बात समझ में आ रहा है। तो ये आयरन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये वाटर हो गया, और ये क्या है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो क्या बोले Fe2O3 बोले, आयरन ऑक्साइड बोले, या आयरन 3 ऑक्साइड बोले, ठीक है ना। तो यही पूरे कंपाउंड को मिला करके Fe2O3.XH2O, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या कह रहा है, प्लीज़ नोट दैट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल X इन द रस्ट वेरीज। ये बदलता रहता है, जो Fe2O3.XH2O था ना, उसमें X जो है बदलता रहेगा, किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, फिर भी वो रस्ट होगा। इट इज़ नॉट फिक्स्ड। द रस्टिंग ऑफ आयरन इन इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब कभी भी कहीं पे ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन होता भी है। देखिए अब यहाँ पे रिडॉक्स क्यों कह रहा है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। Fe किस फॉर्म में है, 0 के फॉर्म में है, और यहाँ पे जब कंपाउंड बना लिया तो +3 के फॉर्म में, यानी Fe का क्या हुआ, आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन 0 के फॉर्म में है, जब यहाँ पे लग गया तो -2 के फॉर्म में आ गया, यानी 0 से -2 जाना मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, इसलिए एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड redox reaction. We will study it in class 11th in detail, but I will explain you in another lecture what is really oxidation and what is exactly redox reaction and how to balance it. Okay, अभी तो मैंने आपको redox reaction समझा दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन इसको हम लोग बैलेंसिंग कैसे करते हैं, जैसे इसमें कई मेथड्स होते हैं बच्चों, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक हमारा एडवांस मेथड आता है, बहुत ही मतलब IIT नीट के बच्चों को पढ़ाया जाता है वो सब, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन मेथड, है ना। वो सब चीज़ें 11th-12th लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती है, जब आप लोग कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है तो उस चीज़ को पढ़ाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस भी होती हैं उसको भी हम लोग उससे बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए हम लोग अलग से एक लेक्चर देख लेंगे, जो कि आपका 10th का नहीं रहेगा, मैं 11th के कॉन्सेप्ट को मिला करके बनाऊँगा ताकि आपके पास कोई भी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल विच अकर्स इन नेचर ऑन इट्स ऑन। अपने आप क्या होता है, ये देखिए रस्ट लग गया ना आयरन में, क्यों हो जाता है, अपने आप जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके द्वारा आयरन का अनवांटेड ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब आयरन चाहेगा थोड़ी ना कि ऐसा ख़राब हो जाए, लेकिन हो जाता है नेचुरली। अच्छा, रस्ट इज अ सॉफ्ट एंड पोरस सब्सटेंस विच ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट। तो ये आप लोग जानते हैं, पोरस होता है थोड़ा सा, और ग्रेजुअली क्या करता है, धीरे धीरे गिर जाता है ना, कहाँ से, आयरन के सरफेस से, जो भी मेटल होगा उसके सरफेस से। एंड देन द आयरन बिलो स्टार्ट रस्टिंग, और आयरन क्या कर देता है, नीचे, उसके नीचे, मान लीजिए ये गिर गया, झड़ गया ऊपर वाला, फिर उसके नीचे रस्ट होगा, फिर उसके नीचे होगा। दस रस्टिंग ऑफ आयरन और करोजन ऑफ आयरन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच इफ़ नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम, अगर इसको रोका नहीं गया समय पे, ईट्स अप द होल आयरन ऑब्जेक्ट, और ये क्या कर लेगा, रस्टिंग पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को ही खा जाएगा। corrosion weakens the iron and steel object, and structures such as railing, car bodies, bridges and ships etc. are cut short their life. मतलब वो अपनी लाइफ ख़राब कर लेंगे, जैसे सीढ़ियाँ हो गई है ना, रेलिंग हो गया, रेलिंग हम लोग आयरन मतलब किसी मेटल का बनवाते हैं। स्टील्स भी ख़राब होता है रस्टिंग से, आयरन भी ख़राब होता है। स्टील क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है। चलिए, रेलिंग भी ख़राब हो जाएगी। कार की जो बॉडी है अगर उसको भी हम लोग सही से डेंटिंग पेंटिंग ना देखते रहें तो वो भी ख़राब हो जाएगा। ब्रिजेज़ में हम लोग आयरन का सहारा लेते हैं,
वो भी ख़राब हो जाएगा, तो ब्रिज ही गिर जाएगा, है ना। तो हम लोगों को रस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है। अ लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंट एवरी ईयर टू प्रिवेंट द करोजन ऑफ आयरन। बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है आयरन के करोजन को रोकने के लिए। अगर घर में आपके आयरन का कुछ लगा हुआ है तो उसके करोजन को रोकने के लिए हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स, इन सबों के करोजन के रोकने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। एंड डू रिप्लेस द डैमेज्ड आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर, अगर वो ख़राब हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, है ना। और अगर उसको रिपेयरिंग कराना है तो बताते हैं कैसे होगा, मतलब उसको प्रिवेंट करना है तो कैसे होगा, उसके लिए भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अगर ख़राब हो जाएगा तो हम लोग हर साल क्या करेंगे, नया नया रेलिंग लगाएंगे, नया नया सीढ़ियाँ लगाएंगे आयरन की? नहीं। वी विल स्टडी द करोजन ऑफ मेटल्स एंड द मेथड्स ऑफ इट्स प्रिवेंशन इन डिटेल्स इन द डिस्कशन ऑन मेटल इन चैप्टर 3। अब इसको हम लोग मेटल नॉन मेटल जब पढ़ेंगे तो उसमें डीप में डिस्कशन करेंगे कि उसको कैसे रोका जा सकता है कि रस्टिंग ना हो, ठीक है ना। अभी यहाँ के लिए बस बहुत यही काफ़ी है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, उतने के लिए ये सब बहुत है, ठीक है ना। हमको क्या देखना था इसमें बेसिकली, Fe रिएक्ट विथ O2 प्लस H2O गिव्स अस Fe2O3.XH2O। ओके, दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ये इस चैप्टर में इसका कंप्लीशन है। लेकिन इसको हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कि एक्चुअल में क्या होता है। रेंसिडिटी समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन आल्सो हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑन फूड, तो जो ऑक्सीडेशन है वो फूड को भी ख़राब कर रहा है। कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, जो कि फूड्स क्या करते हैं, फैट्स और ऑयल कंटेन करते हैं, उसी को ख़राब कर देगा। व्हेन द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक रख दिया जाएगा, जो कि फूड फैट्स और ऑयल्स में प्रिपेयर हुआ है ना। दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, अगर ज़्यादा समय के लिए छोड़ दिया जाएगा, 2-3 दिन के लिए, देखेंगे कि उसमें से कितना बदबूदार आ रहा है, बदबू आ रही है, और क्या आ रहा है, उसका टेस्ट ख़राब हो गया है। द फैट एंड ऑयल containing food materials which gives unpleasant smell and taste are said to have become rancid। अब वो क्या हो गया, rancid हो गया। जो फूड है हमारा वो कैसा हो गया, rancid हो गया। sour और stale, मतलब या तो खट्टा हो जाएगा या तो अजीब सी उसकी जो है टेस्ट हो जाएगी। दिस हैपन्स एज फॉलोज, ये कैसे होता है ये भी देख लीजिए। व्हेन द फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स में जो फैट एंड ऑयल प्रेजेंट है, गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। देयर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हैव अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है, हम समझ चुके हैं। ड्यू टू दिस द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल चेंज एंड बिकम वेरी अनप्लीजेंट, बहुत ही ख़राब हो जाता है, ऑब्नॉक्सियस हो जाता है, ठीक है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। ये कई बार बता चुके हैं बच्चों, क्या होता है रेंसिडिटी, जो अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है और जो उसका टेस्ट है ख़राब हो जा रहा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेंसिडिटी बोल रहे हैं। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल, फिर वही रिपीट कर रहा है, विच हैव बीन केप्ट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाएगा एयर में, जो फूड बनाया गया है ऑयल और फैट्स में, वो क्या होगा, रेंसिड हो जाएगा, है ना। एंड मेक्स देम अनफिट फॉर ईटिंग, और उसको ख़राब कर देगा, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीडेशन करने के बाद उसको ख़राब कर देगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेंसिड फूड आर दैट इट गिव्स आउट अनप्लीजेंट स्मेल एंड आल्सो हैज़ एन अनप्लीजेंट टेस्ट। रेंसिडिटी इज कॉल्ड विकृत गंधिता, अब ये बच्चों हिंदी है, विकृत गंधिता इन हिंदी। अब अनप्लीजेंट स्मेल को क्या बोलते हैं, विकृत मतलब बेकार, गंधिता मतलब गंध मतलब स्मेल, ठीक है ना। तो अनप्लीजेंट स्मेल को यही बोलते हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और रिटार्डेड का मतलब क्या होता है, कम करना, प्रिवेंटेड मतलब रोकना, किसको, रेंसिडिटी को। कहाँ पे हुई है डेवलप, फूड में, ओके। अच्छा, स्लो डाउन मतलब क्या करें, या तो उसको ख़राब होने से कम भी किया जा सकता है इन द फॉलोइंग डेज, मतलब जो रेंसिडिटी आ रही है फूड में वो ना आए, उसके लिए क्या करेंगे। मान लीजिए हम अंकल चिप्स खा रहे हैं, तो 2-3 दिन के लिए अगर उसको खुले में छोड़ दें तो वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो उसको ना ख़राब हो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है ना, उस फूड का जो कि फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट है उसमें, उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है और वो हमारा फूड ख़राब हो जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई एडिंग
एंटीऑक्सीडेंट टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, ऐसे फूड जो कि फैट्स और ऑयल कंटेन करते हैं उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब ऐसा चीज़ ऐड कर देंगे जिसकी वजह से उस फूड का ऑक्सीडेशन ही होना बंद हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इज अ सब्सटेंस और केमिकल which prevents oxidation. Okay, antioxidants are actually reducing agent. अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आप लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अब जिस भी एलिमेंट का, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हुई, उसमें एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, चलिए। When antioxidants are added to foods, then the fats and oil present in them do not get oxidized easily and hence do not turn rancid. अब अगर एंटीऑक्सीडेंट किसी फूड में डाल दिया जिसमें फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज ही नहीं होने देगा और उससे हमारा फूड रेंसिड मतलब सड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। सो द फूड्स रिमेन गुड टू ईट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम। सो द क्या हो जाता है, फूड हमारा क्या हो जाता है, लंबे समय के लिए खाने लायक रहता है। द टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन द फूड्स टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी आर BHA, ब्यूटाइलेटेड, ठीक है ना, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ये सब आगे आप लोग इसी 10th लेवल पे ही। मैं आपको जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड समझाऊंगा तो बहुत ही डीप में ये सब समझाऊंगा, ठीक है ना, क्या होता है ये सब, ठीक है ना। ये एक नाम है मिथाइल हाइड्रोक्सो, मतलब एक तो क्या है, ब्यूटाइल है, 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन का कोई ग्रुप लगा है, 9 हाइड्रोजन का, और हाइड्रोक्सो मतलब OH कोई ग्रुप है, और एनिसोल है। अब ये एनिसोल वगैरह क्या होता है ये हम लोग वहाँ पे देखेंगे। एंड BHT ये क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। टोल्यूइन क्या होता है बच्चों, अब बेंजीन वगैरह अगर आप समझते तो मैं आपको टोल्यूइन भी समझाता क्या होता है। बेंजीन ग्रुप के ऊपर क्या लग जाता है, CH3 कोई मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं और उसको टोल्यूइन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें बात की बात है, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो उसमें समझ लेंगे, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्या है, मतलब पहला क्या हो गया कि ये दोनों चीज़ जो हमारा BHA है और BHT है, इसको डाल करके हम लोग क्या करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और फूड का ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देता है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। अब किसी पैकेट में मान लीजिए आप पैक कर रहे हैं तो आप ये मत डालिए, BHA मत डालिए, BHT ना डालिए, आप क्या डाल दीजिए, सिंपली नाइट्रोजन गैस फिल कर दीजिए। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इनर्ट गैस होती है, अब वो रिएक्ट करेगी ही नहीं, नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट करेगा ही नहीं तो फूड ख़राब होगा नहीं। अब अंदर क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन नहीं करेगा। व्हेन द पैक्ड फूड इज़ सराउंडेड बाय एन अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन, जब फूड को हमने लेस के पैकेट में क्या डाल दिया, नाइट्रोजन गैस डाल दिया जो कि अनरिएक्टिव है। देयर इज़ नो ऑक्सीजन ऑफ एयर, अब उसके अंदर सारी नाइट्रोजन गैस है तो एयर का ऑक्सीजन तो है नहीं, टू कॉज इट्स ऑक्सीडेशन एंड मेक इट रेंसिड, अब ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो अंदर का फूड रेंसिड होगा नहीं। द मैन्युफैक्चर्स ऑफ पोटैटो चिप्स, जो पोटैटो चिप्स होता है वही जो लेज वगैरह खाते हैं हम लोग, उसका मैन्युफैक्चर होता है, एंड अदर सिमिलर फूड प्रोडक्ट्स, और इसके साथ साथ और भी जैसे कुरकुरे हो गया, टेढ़े मेढ़े हो गया। अब ये सब बच्चों आपको सुन के तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, है ना। उसको कैसे पैक करते हैं, फिल द प्लास्टिक बैग कंटेनिंग चिप्स विथ नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम एंड टर्न रेंसिड। अब जो चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया और टेढ़े मेढ़े हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे खाने वाली हैं, उसको हम लोग नाइट्रोजन गैस के साथ पैक कर देते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन गैस भर करके। अब उसमें ऑक्सीजन है नहीं तो ख़राब होगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा ये देखिए थर्ड क्या है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। अब जो सड़ना है फूड का वो हम लोग कैसे घटा सकते हैं, उसकी दर को कम कर सकते हैं, है ना। किस में रख दें, रेफ्रिजरेटर में रख दें। द रेफ्रिजरेटर हैज़ अ लो टेम्परेचर इनसाइड इट, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है ना। व्हेन द फूड इज़ kept in a refrigerator, the oxidation of fats and oil in it is slowed down due to the low temperature, so the development of rancidity due to the oxidation is retarded। मतलब जब भी हम लोग क्या करेंगे,
रेफ्रिजरेटर में किसी फूड को रख देते हैं, किसी खाने को, तो अब उसके पास टेम्परेचर कम है फूड के पास, यहाँ अंदर जाने के बाद टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो अब जो फूड के मॉलिक्यूल्स होंगे वो लेस रिएक्टिव हो जाएंगे, है ना। अब वो जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह चाहिए रहता है ना। तो जब टेम्परेचर ही कम रहेगा तो उस एक्टिवेशन एनर्जी पे वो जा नहीं पाएगा और उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, मतलब रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में 12th में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अभी बहुत कन्फ्यूज नहीं होना, बस उसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए रहता है किसी भी रिएक्शन होने के लिए। तो अब फूड को चाहिए टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कहाँ से ख़राब होगा बच्चों, उसको एनर्जी मिलेगी ही नहीं, वो ख़राब ही नहीं होगा। फोर्स देखिए, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड, रिटार्डेड मतलब कम करना, बाई स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अच्छा, एयर टाइट कंटेनर्स में भी अगर रख देंगे तो भी रेंसिडिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए कैसे, when food is stored in airtight containers, then there is little exposure to oxygen of air due to reduced exposure to oxygen. The oxidation of fats and oil present in food is slowed down and hence the development of rancidity is retarded। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्टोर कर लिया जाता है ऐसा एयर टाइट कंटेनर में, मतलब फुल ऑफ एयर, है ना, मतलब ऐसा कर दिया जाता है कि अब अंदर उसमें एयर नया ना जा सके, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कोई ऐसा बर्तन लिया, उसमें एकदम पैक कर दिया ताकि बाहर से कोई एयर अंदर ना आ सके, उसी को एयर टाइट क्या कहते हैं, कंटेनर कहते हैं, ठीक है। देन देयर इज़ द लिटिल एक्सपोजर टू ऑक्सीजन ऑफ एयर, अब उसके अंदर थोड़ी ही से ऑक्सीजन बची है ना, उस जिस भी कंटेनर में हमने फूड को रखा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ड्यू टू रिड्यूस्ड एक्सपोजर ऑफ टू ऑक्सीजन। मान लो खोल के रख देने से बहुत सारे ऑक्सीजन आ करके हवा से बार बार लगेंगे उस पर, और जब बंद कर दिया तो कम ऑक्सीजन उससे लगेगा, तो ऑक्सीडेशन भी घट जाएगा, है ना, रेट भी घट जाएगा, होगा ख़राब लेकिन धीरे होगा, इसीलिए क्या कह रहा है, रिटार्ड हो जाएगा। अच्छा, 5 क्या है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाई स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। अब लाइट के प्रेजेंस से अगर दूर रखेंगे तो भी क्या होगा, रेंसिडिटी कम हो जाएगी, मतलब जल्दी नहीं होगी, धीरे हो जाएगी, रेट ऑफ रेंसिडिटी घट जाएगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ को बहुत डीप में समझाया जाए, ठीक है ना, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही 10th लेवल के लिए बहुत है। आगे आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड इज स्लोड डाउन एंड हेंस द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी इज रिटार्डेड। बात समझ में आ गई होगी कि लाइट की प्रेजेंस अगर ना रखें तो भी धीरे हो जाती है, होगा ख़राब लेकिन धीरे होगा। वी आर नाउ इन पोजिशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन and these questions have already been given today to you, so please solve it and show me, after it you can write in your notebook। ओके बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करेंगे और एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको इसको पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बेसिक सी चीज़ समझते हैं, रियल में अब आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी एसिड बेस एंड सॉल्ट से, ठीक है बच्चों। पढ़ाई करते रहिए, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए, किसी भी तरह का ये मत सोचिए कि सर मुझे तो लग रहा है 0 सेशन हो जाएगा, क्योंकि 0 सेशन की कोई भी संभावना अभी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है। तो ये सब मान के चलिए आप लोगों को क्या करना है, एकदम प्रिपेयर रहना है। हाँ, सिलेबस कुछ रिड्यूस होने की बात चल रही है, तो हमें उससे क्या लेना देना है, हमें तो पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि आगे सब कुछ काम आएगा बच्चों, आपके 10th के साथ साथ आगे भी तो काम आएगा। तो हम हर चीज़ पढ़ के अपनी तरफ से तैयारी रखेंगे, ठीक है ना। हम ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि स्कूल खुलेगा तब हम पढ़ेंगे, नहीं बच्चों। आप अगर ये इंतज़ार करेंगे तो अगले बच्चे तैयारी में हैं और वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो एकदम रेडी रहिए, और अगला चैप्टर मैं बहुत ही जाइगेंटिक, मतलब बहुत ही रैप्चरस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। एसिड बेस एंड सॉल्ट, जितना मज़ा उसको पढ़ने में आएगा वो आप फील करेंगे आगे, ठीक है ना। तो अभी तक बेसिक सी बातें हो रही थी, तो कुछ लेक्चर्स ज़्यादा भी हो गए, 13 लेक्चर में लगभग ये मेरा जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आगे जब आप छोटी छोटी चीज़ें समझे रहेंगे तो मुझे हर छोटी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना रहेगा, ज़्यादातर चीज़ें आप समझ जाएंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है ना, और भी क्या किस तरह की रिएक्शन है ना, गैस इवॉल्व हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कलर क्यों चेंज हो रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जब समझ में आएंगी तो मुझे जल्दी बता के आगे बढ़ने में आसानी होगी, और कम टाइम में हम लोग ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। ये बेसिक चैप्टर जो होता है, ये वाला पढ़ने का
रीज़न ही यही है बच्चों कि हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को कम से कम समझ जाएं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से। ठीक है ना बच्चों, तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।